नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम उपस्थित हैं आपके बीच में 2018 का जो यूपी-टीईटी का पेपर हुआ था। 2018 का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2018 का। उसके जो 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न बाल मनोविज्ञान के, जो बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं उसको लेकर आपके बीच में हम उपस्थित हैं। ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा करके हमको तैयारी करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है। इससे हमको आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आ रहा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक साथियों को इससे मदद मिल सके। ये क्या पापा बोल रहे हैं? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बाल विकास से, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। पहला प्रश्न है, करेक्ट कोहलर का यह सिद्धांत, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो सीखना क्या है? एक तो संज्ञानात्मक संकार्य, संज्ञानात्मक संकार्य सी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। दूसरा प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना है? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। तीसरा प्रश्न है आज का, करेक्ट समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करेगा? तो गणना दोष सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करे समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो संवेदनशीलता आवश्यक है, डी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का तत्व कौन सा नहीं हो जाएगा? तो संवेदी, डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम क्या हो जाएगा? तो ये डी वाला हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, मनोगात्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, ब्लूम वाला। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होगी? करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो अच्छे शिक्षण की जो विशेषता नहीं है वो स्वेच्छाचारी है, 8वें का ए सही हो जाएगा, 8वें का ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, करेक्ट अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है वो विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का के संबंध में ए वाला सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्यों का चयन स्वयं करता है। अगला प्रश्न है 10वां, कह रहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है।
10वां प्रश्न कह रहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो किस परिवार से संबंधित हो जाएगा ये सी वाला, सूचना प्रक्रियाकरण। ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षक प्रतिमानों को चार भागों में विभाजित किया है, तो ये हो जाएगा। अगला है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। देखिए 10वें में सी सही होगा। 11वां प्रश्न है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो ये कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न कर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं हो जाएगा, डी, निगमन से आगमन की ओर, डी वाला। हर्बर्ट स्पेंसर तथा कॉमेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। पहला है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, पाँचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठवां है दृश्य से अदृश्य की ओर, सातवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नौवां है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, 10वां है अनुभव से युक्त की ओर, और 11वां है प्रकृति का अनुसरण। इसमें निगमन से आगमन की ओर ये क्या है, शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो क्या है, योजना बनाना, सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना को बनाना होता है, सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, तो अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन सा शामिल हो जाएगा, तो 14 का डी हो जाएगा, अन्वेषण, डी वाला सही हो जाएगा। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से, पहला अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण अथवा परिपाक, और चौथा है वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। 15वां है प्रश्न करे शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब क्या होगा, तो डी वाला सही हो जाएगा, ए, बी और सी क्या है, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो सी वाला, तो ये ए, बी, सी, डी वाला सही हो जाएगा। अगला एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने अब बुलाया, निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो ये सी हो जाएगा, ध्वनि संवेदना द्वारा, सी। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है 2 से 7 साल है, सी वाला सही हो जाएगा। जिन पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, 4 अवस्थाओं से, तो कौन कौन से, तो संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एक प्रश्न जरूर इससे पूछता है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक, चौथा, तो ये 2 से 7 साल तक होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अगला है 18वां प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो ए वाला हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ क्या हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है, ए वाला सही हो जाएगा। अगला इनमें से कौन वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, तो ये चोम्स्की हो जाएंगे, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 20वां, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, तो ये अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से इसको थार्नडाइक ने सिद्ध किया। अगला है 21वां प्रश्न, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं
विलंब विकास से संबंधित है, तो गिरोह अवस्था किससे संबंधित है? सी वाला सही हो जाएगा। 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण से, सी वाला। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, करें पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सी वाला हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं हो जाएगा? तो विषय वस्तु का स्वरूप, डी वाला सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य कौन सा हो जाएगा? तो सहायता परक व्यवहार हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की देखिए ये NCERT का फुल फॉर्म है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कभी पूछ देता है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल नॉर्म स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है, तो ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो स्वतः शोध के हो जाएंगे, ए वाला सही हो जाएगा, 25 का ए। अगला प्रश्न है 26वां, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अन्य के है, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। तो ये विवादित प्रश्न था, इसको आप स्टार मार्क इसीलिए दिया गया है। तो 26 का कोई सही नहीं है, तो ये 1 नंबर सबको मिल गया होगा उस समय। तो ये कौन सा यदि आ जाएगा तो किसको लगाएंगे? तो गेट्स, यदि ऑप्शन में रहेगा तो गेट्स को लगा देंगे। अगला देखिए 27वां प्रश्न है, कर्क निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो ये ए हो जाएगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये वाला सही हो जाएगा। ईएल थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम दिए हैं। तो मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, और गौण नियम है जो वो बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम चौथा हो जाएगा सादृश्यता का नियम, और 5वां साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, रूपांतरण या स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसमें प्राथमिक नियम 3 है, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, तो ये ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, बी वाला सही हो जाएगा, 28 का बी। 29वां प्रश्न है, कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन, बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्वलन करने के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 30वां और लास्ट प्रश्न है आज का बाल मनोविज्ञान का, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये अधिगम की एक विशेषता नहीं है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अधिगम माने सीखना ही होता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो अधिगम अभिवृद्धि यानी ग्रोथ है। दूसरा अधिगम समायोजन है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी है, यानी लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है।
अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। और 8वां हो जाएगा अधिगम क्रियाशील है। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा। इस तरह से हमारे बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न कवर हो गए। इसको आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आने वाली परीक्षा जो होने वाली है यूपी टीईटी की, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो सेवा में हैं उनको भी मौका मिलेगा टीईटी क्वालिफाई करने का। तो एक बार इसको आप ज़रूर देखिएगा। और नए बच्चे जो टीईटी में भरे हैं फॉर्म, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।